नमस्कार। आज हम फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के एक काफी मशहूर बल्कि कहना चाहिए बहुत पेचीदा उपन्यास द इडियट की गहराई में उतर रहे हैं। जी हाँ, द इडियट वाकई एक गहरा और उलझा हुआ काम है ये दोस्तोयेव्स्की का। बिल्कुल। और हमने इस पर जो जानकारी जुटाई है वो इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके जो गहरे दार्शनिक मतलब है उन पर रोशनी डालती है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इस किताब की जो असली बात है, जो इसका सार है, उसे पकड़ पाएं। और किरदार तो खैर यादगार हैं ही, दोस्तोयेव्स्की के संदेश भी। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि दोस्तोयेव्स्की का इरादा क्या था, एक पूरी तरह से अच्छे इंसान को बनाना। हाँ बिल्कुल, मसीह जैसा, पवित्र, दयालु, एकदम मासूम। और फिर ये देखना कि आज की इस बिगड़ी हुई खुदगर्ज दुनिया में उसका होता क्या है। सही कहा, एक तरह का आध्यात्मिक प्रयोग था ये। तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। तो कहानी शुरू होती है प्रिंस लेव निकोलाएविच मिश्किन से। हाँ, प्रिंस मिश्किन। वो रूस लौट रहे हैं जी स्विट्जरलैंड से, एक सेनेटोरियम से, जी। जहां उनका मिर्गी का इलाज चल रहा था। और उनका स्वभाव बहुत ही सीधा साधा, भोला, नेक दिल किस्म का है। और ट्रेन में ही उनकी मुलाकात दो ऐसे लोगों से हो जाती है जो कहानी के लिए बहुत अहम है। हाँ, एक तो परफ्यून रोगोजिन, जो अचानक अमीर बना है और बड़ा जुनूनी किस्म का लगता है। बिल्कुल, और दूसरा लाबेदेव, वो बातूनी क्लर्क। और वहीं रोगोजिन के जरिए मिश्किन को पता चलता है नस्तासिया फिलिपोवना के बारे में। नस्तासिया फिलिपोवना, एक बहुत खूबसूरत लेकिन उतनी ही दुखियारी औरत, जिसे उसके संरक्षक तोत्स्की ने इस्तेमाल किया और समाज की नजर में वो बर्बाद हो गई। और रोगोजिन उससे शादी करने के लिए जैसे पागल है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि दोस्तोयेव्स्की ने ये उपन्यास कब लिखा। साइबेरिया से लौटने के बाद। अच्छा, उनके निर्वासन के बाद। जी हाँ, और उनका मकसद इसमें साफ दिखता है। वो सच्ची अंदरूनी खूबसूरती और दुनिया के भ्रष्टाचार के बीच का जो टकराव है वो दिखाना चाहते थे। करुणा और घमंड का टकराव। बिल्कुल, और उपन्यास शुरू होते ही ये तनाव दिखने लगता है। एक तरफ मिश्किन की वो मासूमियत, भोलापन, और दूसरी तरफ रोगोजिन का वो जुनून, वो कब्जा करने की इच्छा। हाँ, यहीं से दोस्तोयेव्स्की का वो प्रयोग, वो सवाल खड़ा होता है, क्या एक भला नेक इंसान इस समाज में टिक भी सकता है? सही बात है। तो मिश्किन सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचते हैं और अपने दूर के रिश्तेदार जनरल यापांचिन के घर जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात जनरल से, उनकी पत्नी लिजावेता प्रोकोफिएवना से और उनकी 3 बेटियों से होती है। अलेक्जेंड्रा, एडलेडा और सबसे छोटी अगलाया। हाँ, अगलाया, जो सबसे ज्यादा समझदार भी लगती है। और ये पूरा परिवार मिश्किन की उस अजीब सी ईमानदारी से, उसके सीधेपन से एकदम चौंक जाता है। उन्हें वो थोड़ा ना समझ सा लगता है, इडियट जैसा। हाँ, शायद इसीलिए उपन्यास का नाम भी यही है। पर उसकी बातों में उन्हें गहराई भी महसूस होती है, एक अजीब सी कशिश। खासकर अगलाया को, वो उसमें कुछ खास देखती है। और इसी दौरान मिश्किन नस्तासिया की तस्वीर देखते हैं और उसकी खूबसूरती, जिसमें एक दुख छुपा है, उससे वो जैसे हिल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि उसके चेहरे पर गर्व भी है और दर्द भी। हाँ, उन्हें फौरन ये एहसास हो जाता है कि ये औरत समाज का शिकार है। और यहीं दोस्तोयेव्स्की को प्रयोग और पेचीदा हो जाता है। समाज मिश्किन की उस असाधारण अच्छाई को, उसकी ईमानदारी को बेवकूफ़ी समझता है, उसकी सादगी को दुनियादारी की कमी मान लेता है। हाँ, जबकि असल में वो इसकी नैतिक स्पष्टता है। और यही उपन्यास का केंद्रीय संघर्ष है। क्या सच्ची नेकी को पहचाना भी जा सकता है या उसे हमेशा गलत ही समझा जाएगा? मिश्किन का होना ही जैसे समाज के दिखावे पर एक सवाल उठा देता है। बिल्कुल। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, नस्तासिया की जन्मदिन पार्टी। हाँ, वो पार्टी, माहौल एकदम तनाव भरा है, गपशप, दिखावा। और कई मर्द वहां मौजूद हैं, सबके अपने अपने मतलब। और तभी रोगोजिन वहां पहुंचता है। और कैसे? पूरे 100,000 रूबल लेकर, एक बहुत बड़ी रकम। जैसे वो नस्तासिया को खरीद रहा हो। ये देखना ही कितना विचलित करने वाला है। समाज का नैतिक पतन साफ दिखता है। बिल्कुल, जहाँ रिश्ते पैसों से तोले जा रहे हैं। तो यहाँ प्रयोग का पहला बड़ा टेस्ट आता है। इस अपमान के पल में मिश्किन क्या करते हैं? और वो जो करते हैं वो असाधारण है। वो गहरी हमदर्दी से आगे बढ़ते हैं। वो नस्तासिया को गिरी हुई नहीं देखते, नहीं, बल्कि एक पीड़ित इंसान की तरह देखते हैं। और फिर वो उससे शादी का प्रस्ताव रख देते हैं। हाँ, लेकिन किसी रोमांटिक इच्छा से नहीं, बल्कि उसे इज्जत देने के लिए, उसे उस शर्मिंदगी से बचाने के लिए। ये वाकई एक जबरदस्त क्षण है। बिल्कुल, पैसे का प्यार की जगह लेना,
ये समाज की सड़न को साफ दिखाता है। और नस्तासिया की प्रतिक्रिया वो भी उतनी ही नाटकीय है। वो उन पैसों को आग में फेंक देती है, जैसे समाज के मुंह पर एक तमाचा हो। और रोगोजिन वो इन जलते नोटों को निकालता है। हाँ, ये उसके जुनून, उसकी हवस और चीजों पर कब्जा करने की फितरत का प्रतीक है। वो पैसे को भी नहीं छोड़ सकता, नस्तासिया को भी नहीं। लेकिन यही प्रयोग एक मुश्किल सवाल खड़ा करता है ना? हाँ, क्योंकि नस्तासिया मिश्किन के इस नेक प्रस्ताव को ठुकरा देती है, ये कहकर कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, और रोगोजिन के साथ चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शायद यही कि मिश्किन का वो पवित्र प्रेम भी एक ऐसी आत्मा को नहीं बचा सकता जो खुद को बचाने लायक ही ना समझती हो। ये एक बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ करुणा काफी है अगर सामने वाला खुद ही अंधेरे को चुन ले? बहुत गहरा सवाल है ये। फिर कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। पावलोव्स्क, सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक शांत इलाका। हाँ, गर्मियों का मौसम। मिश्किन यहाँ कुछ सुकून से हैं, थोड़ी पहचान भी बन गई है समाज में। लेकिन रोगोजिन वो साये की तरह पीछा कर रहा है। नस्तासिया के लिए उसका जुनून कम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, वो छिपा हुआ है, देख रहा है। और इसी बीच अग्लाया, यपांचिन और मिश्किन तरीब आते हैं। हाँ, अग्लाया उसे मिश्किन की वो रूहानी खूबसूरती, वो अच्छाई, वो भाती है। पर उसमें वो दुनियावी जोश, वो फैसला लेने की ताकत नहीं दिखती जो शायद वे एक मर्द में चाहती है। मिश्किन का प्यार आदर्श है, नरम है, बिना शर्त वाला, माफ करने वाला, लगभग अलौकिक। लेकिन अग्लाया को शायद ज्यादा इंसानी, ज्यादा ताकतवर प्यार की उम्मीद है। हाँ, उनकी सगाई की बात भी चलती है, लेकिन वो नस्तासिया का साया, वो हमेशा उनके रिश्ते पर मंडराता रहता है। ये प्रेम के अलग अलग रूप, ये दोस्तोयेव्स्की के प्रयोग में जैसे केमिकल तत्व हैं जो आपस में मिलते हैं, टकराते हैं और फिर विस्फोट होता है। सही कहा। मिश्किन का प्यार लगभग ईश्वरीय, करुणा पर टिका हुआ। अग्लाया का प्यार ज्यादा इंसानी, जिसमें गर्व है, समाज की नजर है, उम्मीदें हैं। और रोगोजिन का प्यार वो तो सिर्फ जुनून है, कब्जा करने वाला, विनाशकारी। और मजे की बात यह है कि उपन्यास दिखाता है कि ये सभी प्रेम रूप अपनी अपनी वजहों से नाकाम रहते हैं। कोई भी इस दुनिया की सच्चाइयों और इंसानी कमजोरियों के आगे टिक नहीं पाता। बिल्कुल। और फिर वो विस्फोटक टकराव होता है, उपन्यास के सबसे ज्यादा नाटकीय पलों में से एक। हाँ, जब अग्लाया और नस्तासिया आमने सामने आती हैं। दातें बहुत कड़वी होती हैं। अग्लाया अपनी गुरूर में नस्तासिया को नीचा दिखाती है, गिरी हुई औरत कहती है। और नस्तासिया भी पीछे नहीं हटती, वो अग्लाया को नादान बच्ची कहती है। और मिश्किन वो बीच में फंस जाते हैं बुरी तरह। वो अग्लाया से एक तरह का मासूम प्यार करते हैं, लेकिन नस्तासिया के लिए उनकी हमदर्दी इतनी गहरी है कि वो उसे छोड़ नहीं सकते। और जब नस्तासिया जज्बाती तौर पर एकदम टूट जाती है, बेहोश होने लगती है, तो मिश्किन उसे संभालने के लिए दौड़ते हैं, अग्लाया को छोड़कर। और मिश्किन का उस पल में नस्तासिया को चुनना, भले ही कितने नेक इरादे से हो, अग्लाया के लिए वो आखिरी चोट साबित होती है। वो देख लेती है कि मिश्किन की करुणा नस्तासिया के लिए किसी भी और चीज से ज्यादा है, शायद उसके प्यार से भी ज्यादा। हाँ, और यही दोस्तोयेव्स्की के प्रयोग का एक और पहलू सामने आता है। मिश्किन की अच्छाई, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए थी, वो सामाजिक रिश्तों के ताने बाने को सुलझाने के बजाय उलझा देती है। बिल्कुल। दुनियावी रिश्तों की जो हकीकतें हैं, जो उम्मीदें हैं, वो उसकी पवित्रता को बर्दाश्त नहीं कर पाती या समझ नहीं पाती। उपन्यास के आखिरी हिस्से में तो कहानी बहुत तेजी से त्रासदी की तरफ बढ़ती है। हाँ, गति बहुत तेज हो जाती है। रोगोजिन का जुनून अब पागलपन में बदल चुका है। मिश्किन और उसकी आखिरी मुलाकातों में ये साफ दिखता है कि रोगोजिन जैसे मिश्किन का ही अंधेरा रूप है। एकदम विपरीत। एक तरफ निस्वार्थ प्रेम, दूसरी तरफ विनाशकारी जुनून। और नस्तासिया, जो खुद से नफरत और उम्मीद के बीच लगातार झूल रही थी, वो आखिरकार मिश्किन से शादी के लिए मान जाती है। एक पल के लिए लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐन शादी के दिन उसका अतीत, उसका दर्द, उसका अपराध बोध, वो सब उस पर हावी हो जाता है। और वो मंडप से भाग जाती है। भागकर फिर रोगोजिन के पास चली जाती है, शायद ये मानकर कि बर्बादी ही उसकी किस्मत है, वो मिश्किन की अच्छाई के लायक नहीं। और फिर वो होता है जिसका डर था, जिसका इशारा उपन्यास में पहले भी मिलता है। रोगोजिन अपने बेकाबू गुस्से और जुनून में नस्तासिया का कत्ल कर देता है। बहुत ही भयावह है। और मिश्किन जब रोगोजिन के घर पहुंचता है तो वो उसे नस्तासिया की लाश के पास चुपचाप सदमे में बैठा हुआ पाता है। ये दृश्य, ये दोस्तोयेव्स्की के दर्शन की जैसे पराकाष्ठा है।
मिश्किन की प्रतिक्रिया? हाँ, वो क्या करते हैं, वो रोगोजिन को कोसते नहीं, न उससे नफरत करते हैं, बल्कि वो पूरी रात उसके पास बैठकर उसे हौसला देते हैं, उसके दुख में शामिल होते हैं। जैसे मसीह गुनाहगारों को भी माफ करते हैं। बिल्कुल, यहीं उपन्यास की वो मशहूर पंक्ति आती है, या उसका भाव आता है, करुणा मानवीय अस्तित्व का मुख्य और शायद एकमात्र नियम है। और रोगोजिन सुबह रोगोजिन गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन इस भयानक त्रासदी का बोझ मिश्किन का दिमाग सह नहीं पाता। वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। हाँ, वो अपनी उसी मासूमियत में, उसी भोलेपन में खो जाते हैं और उन्हें वापस स्विट्जरलैंड के उसी सैनिटोरियम भेज दिया जाता है। दुनिया उन्हें भुला देती है। तो प्रयोग का नतीजा क्या निकला? शुद्ध अच्छाई इस दुनिया के बोझ तले दब गई, कुचल दी गई। ये ईश्वरीय करुणा की एक झलक थी, लेकिन समाज उसे पहचान नहीं पाया या संभाल नहीं पाया। एक दुखद अंत। बहुत दुखद। तो इस पूरे प्रयोग से, इस कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? मतलब मुख्य बातें क्या है? देखिए, कुछ मुख्य विषय उभर कर आते हैं। पहला तो वही पूरी तरह से अच्छा इंसान का विचार। मिश्किन मसीह जैसा आदर्श, पर दुनिया उसे बेवकूफ समझती है और वो नाकाम रहता है। उन अगलाया की उम्मीदें सब कैसे समाज के दबाव और इंसानी कमजोरियों के आगे हार जाते हैं। हाँ। तीसरा, समझदारी, पागलपन और समाज का रिश्ता। मिर्गी, जज्बातों का उबाल, पवित्रता और बेकूफी के बीच की वो महीन सी रेखा। दोस्तोयेव्स्की इसे बहुत गहराई से दिखाते हैं। और चौथा, खूबसूरती और तकलीफ का रिश्ता। मिश्किन का वो मानना कि सुंदरता दुनिया को बचाएगी। लेकिन वो रूहानी खूबसूरती की बात कर रहे थे ना? हाँ, आध्यात्मिक सुंदरता। जबकि समाज तो बस पैसा, ताकत और जिस्मानी चाहत को देखता है, सच्ची सुंदरता को पहचानता ही नहीं। अगर हम किरदारों के इस आईने में देखें तो प्रिंस मिश्किन वो इडियट हैं, पवित्र, मासूम, दयालु, मसीह जैसे, लेकिन दुनिया के लिए अजीब, मिर्गी और एक नैतिक अकेलेपन से पीड़ित। और नस्तासिया वो दुखद खूबसूरती है जिसे समाज ने बिगाड़ा, गर्व और खुद से नफरत के बीच फंसी हुई। वो शिकार भी है और कहीं ना कहीं अपने विनाश में हिस्सेदार भी। रोगोजिन मिश्किन का अंधेरा जुड़वा, जुनून में जलता हुआ, ईर्ष्या में भस्म और आखिर में कातिल। और अगलाया वो युवा, समझदार लेकिन थोड़ी घमंडी लड़की, जो मिश्किन की पवित्रता को पूरी तरह समझ नहीं पाती या स्वीकार नहीं कर पाती। ये पांचिन परिवार तो जैसे ऊपरी तबके के दिखावे और खोखलेपन का प्रतीक है। बिल्कुल। और लेबेदेव, गान्या, इपोलित जैसे जो बाकी किरदार हैं, वो लालच, निराशा, जिंदगी के मतलब पर सवाल, इन सब चीजों को सामने लाते हैं। हर किरदार इस प्रयोग का एक जरूरी हिस्सा है। तो कुल मिलाकर दी इडियट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वाकई एक आध्यात्मिक प्रयोग है। हाँ, दोस्तोयेव्स्की ने ये कल्पना की कि अगर ईसा मसीह जैसा कोई आज हमारे बीच आ जाए तो क्या होगा, और नतीजा दिल तोड़ने वाला है। शायद यही कि बिना दुनियावी समझदारी, या जिसे हम चालाकी कहते हैं, उसके बिना अच्छाई बेअसर रहती है। सिर्फ करुणा उस दुनिया को नहीं बदल सकती जो अहंकार, इच्छा और दिखावे के जहर में डूबी हो। मिश्किन की कहानी यही दुखद सच्चाई दिखाती है। लेकिन फिर भी उसमें एक उम्मीद की किरण भी है क्या? हाँ, मुझे लगता है मिश्किन के किरदार के जरिए हमें उस ईश्वरीय प्रेम की एक झलक मिलती है। भले ही वो नाजुक हो, उसे गलत समझा गया हो, पर वो अनमोल है, शाश्वत है। और उपन्यास का वो आखिरी भयानक मंजर, मिश्किन का कातिल रोगोजिन को दिलासा देना, वो उस अथाह करुणा का प्रतीक है जिसका सामना करने में, जिसे समझने में समाज नाकाम रहता है। दोस्तोयेव्स्की हमारे लिए कोई आसान जवाब नहीं छोड़ते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि गहरे और मुश्किल सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। और सोचने के लिए यही सवाल बचता है आखिर में, क्या इस बिगड़ी हुई, इस भ्रष्ट दुनिया में खालिस सच्चाई टिक सकती है, या उसका नष्ट होना तय है? और क्या वो सुंदरता, वो सच्ची रूहानी सुंदरता सच में दुनिया को बचा सकती है, जैसा मिश्किन मानते थे, खासकर तब जब समाज उसे पहचानने और उसकी कद्र करने में ही नाकाम है? ये सवाल हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा है जिस पे वाकई गौर किया जा